राम राम नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं CS भारद्वाज, आप देख रहे हैं CSB मीडिया। आज एक बड़े ही मज़ेदार मुद्दे पर हम सब बात करेंगे। अब 2-3 दिन पहले आप सबने सुना होगा कि खटाखट पैसे आएंगे, खटाखट पैसे आएंगे और सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सबको 1 लाख रुपया देंगे, हर एक परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। इस विषय को लेकर के हमारी बात हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे चर्चा के लिए। तो AD न्यूज़ इंडिया के प्रधान संपादक आदरणीय अमन सांडिल्य जी से बड़ी ही मज़ेदार चर्चा हुई उनसे। मैं उस चर्चा से जो निकल के आया और जो चीज़ों को हमने देखा समझा, मैं समझता हूँ वो आप सबको भी जानना चाहिए। अब आप ये जो मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, ये पैसे ये दरअसल पीछे नहीं आ रहे हैं, ये स्थिति आएगी जैसा कि ये महानुभाव बता रहे हैं। हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। दरअसल 2-3 दिन पहले इस अकल के अंधे ने जो कहा था कि हम प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया देंगे और पैसे खटाखट जाएंगे और गरीबी दूर हो जाएगी। एक बात समझने की है, अगर परिवार में 6 सदस्य हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, ये कुल मिला के अगर 6 सदस्यों का परिवार है, तो उनके परिवार में अगर 6,300 रुपये अगर महीने की उसकी आमदनी है तो यह गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। तो यानी कि 6,300 रुपये जिस परिवार की आमदनी है प्रत्येक महीने की, उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। अब ये अकल के अंधे ने जो कहा है कि हम 1 लाख रुपया देंगे हर साल, तो 1 लाख रुपया देंगे तो 12×96 मतलब 8,500 रुपये के आसपास हुआ। तो यानी कि ये 1 लाख रुपया जब दे देंगे तो वह गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। और बड़े मजे की बात है कि इसने ये कहा है कि वो जब तक गरीबी रेखा में रहेगा तब तक ही उसको पैसे देंगे। तो यानी जब ये इसको 1 लाख रुपया दे देंगे उस गरीब परिवार को, उस परिवार को जब ये 1 लाख रुपया दे देंगे तो एकाएक फटाक से गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा। तो जब गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा तो ये फिर उसको पैसा देना बंद कर देंगे। अब इस साल का ऑडिट होगा, नेशनल ऑडिट, तो ये 1 लाख रुपया दे देंगे तो वह गरीबी रेखा से ऊपर चला गया, तो नेशनल ऑडिट में वो बाहर हो जाएगा। फिर अगले साल इसको नहीं देंगे ये। फिर जब अगले साल जब नेशनल ऑडिट होगा, जिसको ये दिए रहेंगे वो फिर गरीबी रेखा में आ जाएगा, तो फिर ये अगले साल देंगे। तो फिर जब दे देंगे तो फिर वो गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर चला जाएगा तो फिर अगले साल नेशनल ऑडिट होगा, तो नेशनल ऑडिट होगा तो उसमें फिर ये गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा, तो फिर इसको नहीं देंगे। भाई गजब तरीका है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जिस खाते में खटाखट पैसे भेजने की बात कर रहे हैं, ये वही खाते होंगे जिसको नरेंद्र मोदी जब खुलवा रहे थे तो ये सब हंस रहे थे। ये अकल के अंधे हंस रहे थे उस समय। अच्छा, दूसरी बात, ये 1 लाख रुपया देंगे कहाँ से ये नहीं बताया। ये इटली से लाएंगे कि मलेशिया से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, हो सकता है नानी खजाना वजाना इनका रखी हो तो उस खजाने को लेके आएंगे और सबको बांटेंगे। अब आप समझिए कि देश में 10 करोड़ मान लीजिए परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वैसे मैं 8 करोड़ मानता हूँ, लेकिन 10 करोड़ ही मान लीजिए। तो 10 करोड़ लोग जब ये गरीबी रेखा से अगर नीचे हैं और उनको ये 1 लाख रुपया पर साल देंगे,
तो 10 लाख करोड़ रुपए हुए। और ये 10 लाख करोड़ रुपए लाएंगे कहाँ से, ये नहीं बताया। बस भगवान ने मुंह दे दिया है, बोल देना है, बाकी दे दिया है वो भी कर देना है, ये नहीं पता है। ना ये बताएंगे कि कहाँ से लाएंगे। भाई 70 साल तक तुम गरीबी हटा रहे थे और अभी भी गरीबी हटाना बाकी है, तो तुम आखिर कर क्या रहे थे। इसके अलावा ये यूथ को भी देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे, ये सब दे देंगे। इनको सुना जाए तो ये सब दे देंगे। चलिए खैर, ये हुआ मनोरंजन का बात। ये मनोरंजन करने के लिए ही राजनीति में है, होने चाहिए एक दो लोग, ताकि हम सबका, जनता का मनोरंजन होता रहे ऐसे नेताओं से, और मनोरंजन होता रहे तो मज़ा भी आएगा। ठीक है, होने चाहिए कुछ लोग, इनको गंभीरता से लेना नहीं है, कोई लेता भी नहीं है मुझे लगता है। अब आते हैं काम की बात पर। मोदी सरकार पर यह आरोप लगते हैं कि मोदी सरकार ने कितना रोजगार दिया, ये किया, वो किया, क्या किया, नहीं किया, फलाना ढिमका, बहुत सारे आरोप लगते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप जाइएगा एम्प्लॉइज प्रोवाइडेड फंड की वेबसाइट पर, और ज़रूर जाइएगा। वेबसाइट है, इसको नोट कर लें आप लोग, www.epfindia.gov.in। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सामने होगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह जरूर कीजिएगा आप लोग। जब आप इसको खोलिएगा तो आपको कुछ आंकड़े देखने को मिलेंगे। ईपीएफ और जीपीएफ आपने ऐसे सुना होगा, जहाँ भी रहते होंगे वहाँ कुछ लोग ईपीएफ की बात करते होंगे कि ईपीएफ जो प्राइवेट जॉब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो लोग काम करते हैं होते हैं, उनका ईपीएफ कटना शुरू होता है, और जो सरकारी नौकरी में लोग होते हैं उनका जीपीएफ कटना शुरू होता है। कंडीशन यह होता है ईपीएफ का कि उसकी तनख्वाह 15,000 से ऊपर हो, और जिस कंपनी में, जिस संस्थान में वो काम कर रहा है वहाँ 20 से अधिक एम्प्लॉई हो। 15,000 से कम तनख्वाह पर भी वह संस्थान उसको ईपीएफ की व्यवस्था दे सकता है, और अगर 20 से कम भी एम्प्लॉई हैं तब भी वह उसको ईपीएफ की सुविधा दे सकता है। लेकिन अगर 15,000 से तनख्वाह ऊपर है और 20 से अधिक कर्मचारी हैं उस संस्थान में, तो ईपीएफ कटना नेसेसरी हो जाता है। वह करना ही है, सरकार ने रूल बना दिया है। जब आप उस वेबसाइट को खोलिएगा तो उसमें सितंबर 2017 से फरवरी 2023 तक का आंकड़ा, लगभग 5.5 साल का आपके सामने होगा। आप स्वयं भी जाके देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, इसी पर नहीं रहना है, स्वयं भी जाकर देख सकते हैं। ईपीएफ जो है वह प्राइवेट संस्थानों में 10% होता है और सरकारी संस्थानों में 6% होता है। ईपीएफ का मतलब यह होता है कि जितना हम कटवाते हैं, जितना परसेंट, उतना परसेंट वह संस्थान भी उसमें डालता है और भविष्य में वो आपको मिलता है। जब हमने इसको देखा खोल करके तो सितंबर 2017 से फरवरी 2023 तक के आंकड़े उस पर थे कि कितने लोग ईपीएफ में रजिस्टर हुए हैं। यानी मोटा मोटी यह समझा जाए कि कितने नए लोगों को रोजगार मिला है। यह एक आंकड़ा, यह डाटा वह आपको बता देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सितंबर 2017 से 2023 फरवरी तक, इसी बीच में कोविड काल का भी समय गुजरा है। वह त्रासदी भी देश ने झेला है, यहाँ के लोग ने झेला है। यह वह झेलते हुए यह जो आंकड़ा है वह सामने आपको बताएगा, और मैं जो रख रहा हूँ उसको भी आप सुन लें, आप देख भी लें जा करके। पहले लॉट में 15,52,940 लोग, दूसरे लॉट में 61,12,223 लोग। इस प्रकार आप देख सकते हैं लॉट वाइज कितने लोग हुए हैं लॉट वाइज, और टोटल मिलाकर यह लगभग 4 करोड़ 80 लाख आ रहा है। और यह 5.5 साल के समय में, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख लोग ईपीएफ के लिए रजिस्टर हुए हैं। यानी इतने लोगों को रोजगार इस 5.5 सालों में मिला है। भाई रोजगार मिला है तभी तो उनका ईपीएफ कटना शुरू हुआ है। उसमें साथ साथ आपको उम्र भी बता देगा
कि कितने से कितने उम्र के लोग हैं, इस उम्र से इतने उम्र के लोग, दरअसल उसमें 18 साल से नीचे के लोग, 18 से 21 साल के लोग कितने हैं, 21 साल से 25 साल के लोग कितने हैं, 25 साल से 30 साल के लोग कितने हैं, 30 से 35 साल के लोग कितने हैं, और 35 साल से ऊपर के लोग कितने हैं, यह भी बता देगा आपको। वहाँ डाटा यह दर्ज है और इसको कोई भी जाके देख सकता है, आप भी जाके ज़रूर देखें इसको। यह हुआ प्राइवेट जॉब जिनको मिला है। इसके अलावा सरकारी जॉब भी मिले होंगे, दरअसल उसका डेटा इस पर नहीं, इस पर सिर्फ मैं जो ये EPF है, ये जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं, उन्हीं का यह डाटा है। सरकारी संस्थानों में जो लोग काम करते हैं उनका डाटा नहीं है यह। इसके अलावा EPF के लिए वही संस्थान अप्लाई किए हैं, यह भी आप समझिए, कि जिनके संस्थान में कर्मचारी 20 से ज़्यादा हो गए। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनमें 10 ही कर्मचारी हैं, 12 कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारी हैं, यानी 20 से कम कर्मचारी हैं। वहाँ भी जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी तो रोजगार मिला हुआ है, उनकी भी तो संख्या कुछ होगी। जो आंकड़ा यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो चूँकि यह तो वेबसाइट है, इस पर जो लोग EPF रजिस्टर किए हैं उन्हीं का आंकड़ा दर्ज है, लेकिन जिनके पास कर्मचारी कम है 20 से, उनके कर्मचारियों को भी तो रोजगार मिला हुआ है। मैं मानता हूँ कि इन टोटल को अगर मिला दिया जाए, इन 5 सालों में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, एक अनुमान है मेरा अपना, कि लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अब विपक्ष है, कहने को कुछ भी कहे, वह कुछ भी दोष लगाए, फलाना ढिमका करे, उसका तो स्वभाव है। और कुछ नेता और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस पैदा ही उसी लिए हुए हैं कि हमको बस विरोध ही करना है, और ये बाद में ये भी भूल जाते हैं कि नहीं, हम विरोध कर रहे हैं राजनीतिक, लेकिन ये देश विरोध पर भी उतर जाते हैं। तो विरोध की ऐसी बीमारी है कि शायद ये हमको नहीं लगता कि जीते जी इनकी जाएगी। विरोध होना चाहिए, लेकिन तर्कसंगत और आधार पर होना चाहिए, कि उसका कोई आधार होना चाहिए। अब हवा में ऐसे ही आरोप लगाते जाएंगे आप, तो उसका कोई सिर पैर है, कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुनेगा। इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिए कि EPF को लेकर के जो पहले स्थिति थी कि प्राइवेट कंपनियों में क्या होता है कि लोग जॉब समय समय पर बदल देते हैं या बदलते रहते हैं। तो पहले क्या होता था कि EPF का जो खाता है, वह जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, अगर आपने संस्थान बदल दिया तो वहाँ के कर्मचारी बड़ा बाबू के पास दौड़ करके उस खाता को फिर नए संस्थान में ट्रांसफ़र करवाना होता था। वह एक बहुत ही झंझट का काम था, वह स्वयं खुद आपको करवाना होता था। लेकिन शायद 2020 में हमको लगता है, जब भी हुआ हो, लेकिन यह हो गया है, मोदी सरकार ने यह कर दिया है कि नहीं, अब जो है EPF का जो खाता है वह स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप जो ही संस्थान बदलेंगे, किसी दूसरे संस्थान में स्वयं रजिस्टर होंगे, तो आपका EPF का खाता भी वहाँ रजिस्टर हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है। इस झंझट से कर्मचारियों को, प्राइवेट नौकरी करने वालों को बहुत आराम मिल गया है कि हमको अब कहीं दौड़ भाग नहीं करनी है, और उनका EPF का खाता स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी टूल किट वाले जो हैं, जो टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, वो तो उनको तो अच्छी चीज़ें पचती नहीं है, चूँकि बंदर आदि का स्वाद कभी समझेगा नहीं, समझ पाएगा वो। तो स्वभावतः कुछ लोगों का स्वभाव होता है जिसको हम आप नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन जानकारी ज़रूरी है कि आखिर ये जो बोल रहे हैं इसका कोई सिर पैर है भी नहीं। हम 1 लाख सबको देंगे महीने में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फला करेंगे, हम ढिमका करेंगे। भाई करोगे कहाँ का? इटली वाली नानी तुमको देंगी करने के लिए, कहाँ से लाओगे? पब्लिक है, सब जानती है। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप सब जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।